वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में। आज कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत क्या चीजें समाहित हैं? तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या देखा जाए तो मानव संसाधन के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण जो है आधार बनाया जा सकता है। किस प्रकार बनाया जा सकता है कि कहने का तात्पर्य कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों में कुछ न कुछ ग्रामीण इलाका और नगरीय इलाका बना हुआ है या बटा हुआ है। तो ग्रामीण और नगरीय दोनों की जनसंख्या का हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अगर हम देखें तो विश्व में जो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के वितरण में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर असमानता पाई जाती है। असमानता का तात्पर्य कि दोनों में समान जो समानताएं हैं वह नहीं पाई जाती, असमानता इनमें व्याप्त है। खासतौर से यहाँ हम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के रूप में देखें, यहाँ तालिका में जो स्पष्ट किया गया है तालिका का अध्ययन बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या है दोनों में बड़े पैमाने पर असमानता पाई जाती है। और विकसित देशों में तो देखा जाए, विकसित देशों में औद्योगिक जो विकास रहा या कहीं विकसित देशों में जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ जिससे वहाँ बड़े पैमाने पर नगरों की स्थापना हो जाती है या कहें कि अधिक मात्रा में नगर दिखलाई देते हैं। लेकिन वहाँ अर्थात नगरीकरण की जो मात्रा है वह अधिक दिखलाई देती है, जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की जो कार्यशील जनसंख्या है इसकी संख्या अधिक दिखलाई देती है। जबकि विकासशील देशों में हम देखें तो विकासशील देशों में प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रिया का तात्पर्य कि विकासशील देशों में सभी जितने भी विकासशील देश हैं सभी विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता, कहने का तात्पर्य कि जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि प्रधान या कहें खेती बाड़ी से संबंधित जो क्रियाएं आती हैं इनको हम प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो जो विकासशील देश हैं वहाँ पर विकासशील देशों में जैसे हमारा भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, मालदीव, यहाँ तक कि मालदीव श्रीलंका है, तो कई ऐसे अन्य देश हैं। तो जो खासतौर से हमारे यूरोप ये एशिया महाद्वीप के जो देश हैं सभी कृषि प्रधान देश हैं। तो इन सभी देशों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक क्रियाएं ही आती हैं या प्राथमिक क्रियाएं अधिक मात्रा में दिखलाई देती हैं या कहीं प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है। अर्थात में सभी जो देश हैं कृषि प्रधान देश होते हैं। और देखा जाए तो अधिक जनसंख्या जो है ग्रामीणों में दिखलाई देती है। कहने का तात्पर्य कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रिया है, फिर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सभी लोग खेती बाड़ी से, कहने का तात्पर्य कि करीब करीब ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वह करीब 70% के आसपास जो जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में ही संलग्न है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वह बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही जनसंख्या अधिक निवास करती है, खासतौर से विकासशील देशों में। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में बड़े पैमाने पर जो नगरीय जनसंख्या है, जो बड़े छोटे बड़े नगर स्थापित हैं
नगरों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो सभी कृषि प्रधान देश होते हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो गांव में ही, जैसे कहावत है या कहा जाता है कि भारत आपका जो देश है वह गांव में ही बसता है। तो भारत ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है और भारत में करीब 65 से 70% के बीच जो जनसंख्या है वह बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में संलग्न है। तो फिर भी अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, कहने का तात्पर्य कि जो विकासशील देश हैं, ये नहीं कि विकासशील देशों में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही हैं, विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ छोटे बड़े पैमाने पर नगर भी स्थापित हुए हैं, जहां छोटे बड़े उद्योग धंधे या कल कारखाने स्थापित हुए हैं। तो विकासशील देशों में भी नगर स्थापित हैं और नगरों में भी जनसंख्या बड़े पैमाने पर निवास करती है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत गांव में ही बसता है। तो भारत में अधिक से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो मानव संसाधन के विकास में देखा जाए तो उपयोग की जो संभावनाएं हैं वे औद्योगिक क्षेत्रों में या औद्योगिक जो छोटे बड़े उद्योग स्थापित हुए उनमें मानव की अपार संभावनाएं या मानव जीवन की जो प्रत्याशा है उसमें अनेक प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वे बड़े पैमाने पर छोटे या बड़े जो उद्योग धंधे स्थापित हैं, उन उद्योग धंधों के द्वारा मानव की आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार देखें तो आर्थिक जो उन्नति है उसमें मानव संसाधन की प्रगति के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि की भी व्यवस्था करना सरल होता है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में जो लगी हुई ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के लिए देखा जाए तो समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य की अभाव की कार्यक्षमता जो है थोड़ी बहुत प्रभावित भी होती है। और इसमें देखें तो नगरीकरण की जो मात्रा उसमें देखने से पता चलता है कि यूरोप, अमेरिका और ओशिनिया महाद्वीपों में नगरीकरण की जो मात्रा है वह सर्वाधिक है। कहने का तात्पर्य कि जो यूरोपीय कंट्री हैं या यूरोप में खास तौर से जो उद्योग की बात आती है, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जो बात आती है, तो सबसे पहले यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत इंग्लैंड में छोटे बड़े उद्योग स्थापित हुए। उसके बाद इंग्लैंड के बाद फ्रांस में, इटली में, तो कई ऐसे देश हैं यूरोप में, तो वहाँ से धीरे धीरे उद्योग धंधे विकासशील देशों की ओर भी अग्रसरित हुए या उन देशों से, यूरोपीय कंट्री से धीरे धीरे ये विश्व के अन्य देशों में भी उद्योग धंधे या कल कारखाने धीरे धीरे फैलते चले गए। तो बड़े पैमाने पर जो नगरीकरण की प्रक्रिया देखने से पता चलता है कि जो यूरोप है, अमेरिका है, ओशिनिया है, इन सब महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर नगर स्थापित हैं और इनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति और उसके साथ साथ जीवन की जो उन्नत दशाएं हैं, इन सब देशों में भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं मानव के लिए वे बड़े पैमाने पर इन सब देशों में व्याप्त हैं या सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं, या कहें कि विकास के पथ पर ये देश अग्रणी देशों में इनको गिना जाता है और विकासशील देश अभी विकसित देशों की अपेक्षा काफी बड़े पैमाने पर पिछड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो जबकि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वे काफी कुछ
पिछड़े हुए हैं, लेकिन एशिया के अंतर्गत एक कहें तो अपवाद के अंतर्गत अगर हम जापान और अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दें तो बाकी के सभी जो देश हैं वे विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। यही दो ऐसे देश हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में जिनको गिना जाता है। ध्यान दें, एक जापान और दक्षिण अफ्रीका ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ये मात्र दो ऐसे देश अपवाद के रूप में हैं जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों देखा जाए तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग धंधे, कल कारखाने, इन सभी क्षेत्रों में और मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं इन सभी क्षेत्रों में ये देश काफी कुछ विकास करके आगे बढ़ गए हैं और विकसित देशों की श्रेणी में इनको गिना जाता है। त्रिवार्था ने एक कोटेशन दिया कि अगर हम नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर एक देश कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि त्रिवार्था जो एक भूगोल वक्ता है, इन्होंने जो बातें कही कि नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है, कहने का तात्पर्य कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वे भी एक चक्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे और नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया चक्र के रूप में घूमता है। जो देश या जो क्षेत्र नगर के रूप में स्थापित नहीं है, धीरे धीरे काल अवधि या समय के बीतने के साथ साथ वह भी क्षेत्र आने वाले समय में एक नगर का रूप धारण करेगा। ऐसा त्रिवार्था का विचार है कि नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर एक देश कृषक समाज से औद्योगिक समाज, करने का तात्पर्य कि जिन देशों में कृषि की प्रधानता है उन देशों में धीरे धीरे उद्योगों की भी प्रधानता हो जाएगी और वे उन देशों में भी बड़े पैमाने पर नगर स्थापित हो जाएंगे। तो यह इनके कहने का विचार है। और इस तरह विकासशील देशों में देखा जाए तो कुछ देश तेजी के साथ प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में परिवर्तित होने की ओर अग्रसर है। कहने का तात्पर्य कि प्राथमिक क्रिया से द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक से तृतीयक क्रिया की ओर काफी अग्रसर या आगे बढ़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ हम चीन देश को देख सकते हैं या चीन को ले सकते हैं कि वह प्राथमिक क्रिया से काफी आगे बढ़ता हुआ द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में प्रवेश कर चुका है। सन 1960 के बाद अगर हम देखें तो जो हमारे देश में या पूरे विश्व की बात यहाँ हो रही है, विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं आप, तो 1960 के बाद जनसंख्या में देखें तो पूरे विश्व में जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वह काफी तेजी से परिदृश्य होती है। कहने का तात्पर्य कि 1960 के बाद पूरे विश्व में धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र नगरों की स्थापना या नगरीकरण की स्थापना होने लगती है और इसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ। और आज हम देखें तो विकासशील जो देश हैं, विकासशील देशों में भी नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें काफी तेजी आई है। और आज देखा जाए तो वर्तमान समय में ये भी जबकि विकसित देशों की नगरीकरण की मात्रा में शीर्ष पर तो पहुंच चुका है। कहने का तात्पर्य कि जो विकसित देश हैं वे नगरीकरण की मात्रा में शीर्ष पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश भी नगरीकरण की प्रक्रिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ नगरीकरण ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत अब हम आपको एक चार्ट यहाँ बनाया गया है। इस चार्ट के माध्यम से तालिका जो है, इस तालिका के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करेंगे कि ग्रामीण और
के अंतर्गत इनका अनुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की क्या संख्या अन्य देशों में है, उसकी एक तालिका यहाँ दर्शाई गई है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ 0 से 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 तक की ये संख्या है, जिसमें 1000 हमने मुख्य रूप से लिया है। तो यहाँ हम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में लिंग संगठन के अंतर्गत जो चयनित देश है उन देशों के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है। जैसे ये जो क्षेत्र है, खड़ी पाई वाला जो क्षेत्र है, यह ग्रामीण क्षेत्रों का है, और ये बेड़ी पाई का जो आकार आप देख रहे हैं, यह तालिका यहाँ प्रदर्शित की गई है, यह सभी क्षेत्रों में है। तो यहाँ ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में लिंग संगठन के अंतर्गत 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां इन देशों में पाई जाती हैं? जैसे जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राजील, नेपाल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इनका एक आंकड़ा सर्वे किया गया, निकाला गया है कि जिम्बाब्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 1032 स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में जिम्बाब्वे में 1000 पुरुषों पर 1087 स्त्रियां पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि जिम्बाब्वे में जो लिंग अनुपात है वह काफी बेहतर है, स्त्रियों की जो संख्या है वह पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि पुरुष कम स्त्रियां अधिक हैं। इट इज क्लियर। तो अब हम कनाडा को लें। कनाडा में देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 1069, और शहरी क्षेत्रों में जो संख्या है, शहरी क्षेत्र का एक ग्राफ है, इसमें शहरी क्षेत्रों में कनाडा में 1000 पुरुषों पर 968 स्त्रियां हैं। इसके बाद ब्राजील देश का देखें तो ब्राजील देश में जो ग्रामीण जनसंख्या स्त्रियों की 1000 पुरुषों पर 1072 स्त्रियां, और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 902 स्त्रियां हैं। तो यहाँ ब्राजील में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात तो सही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो 1000 पुरुषों पर 902 ही स्त्रियां कार्यरत हैं या कार्य कर रही हैं। तो ये लिंगानुपात जो है कहीं बढ़ रहा है और कहीं घट रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों का पुरुषों से अधिक स्त्रियां, लेकिन शहरी क्षेत्र में पुरुष अधिक है, स्त्रियां कम है। ये ब्राजील देश का हुआ। ठीक वैसे ही नेपाल में अगर देखें तो नेपाल में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 938 स्त्रियां हैं, जबकि शहरों में देखें नेपाल में तो 1000 पुरुषों पर 1008 स्त्रियां हैं। ये नेपाल का लिंगानुपात है। और आगे चले तो फिनलैंड में क्या है? फिनलैंड में देखें तो 1000 पुरुषों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1062 स्त्रियां, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 991 स्त्रियां हैं। ये फिनलैंड का हुआ। अब आते हैं आखिरी जो बचा हुआ है, इसमें आखिरी जो बचा हुआ है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में भी देखें तो जो शहरी है, शहरी नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 1051 स्त्रियां, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 955 स्त्रियां हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में यहाँ स्त्रियों की संख्या को दर्शाया गया, जिसमें जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राजील, नेपाल, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये देशों के बारे में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का जो
निधि संगठन रहा, इसमें जो चयनित देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकी विभाग के अनुसार, तो उनको आज यहाँ दर्शाया गया। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या संगठन जो आपका पाठ 3 चल रहा है, इसमें आज आपने देखा कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में किस प्रकार से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। तो आज के इस वीडियो में ऑनलाइन क्लास में आज इतना ही। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो आज के इस ऑनलाइन में बस इतना ही। धन्यवाद।